नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की भूमिका को पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने इस उपन्यास की भूमिका में लेखक ने उपन्यास लिखने के उद्देश्य को और प्रेरणा को स्पष्ट किया था। आज हम इस उपन्यास की कथा वस्तु को आपको समझाएंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में प्रसिद्ध रचनाकार बाण भट्ट, जो स्वयं विद्वान, जो कलाकार, जो अध्यापन के पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, इस उपन्यास के प्रारंभ में ही बाण भट्ट अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी स्थितियों के बारे में, अपने जीवन में आई हुई घटनाओं की कथा को कहते चलते हैं। इसलिए यह आत्मकथा के रूप में उपन्यास सामने आता है। विद्यार्थियों, यह उपन्यास ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों का अवलोकन करवाता है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि में जो राजवंश की, राजनीति की बात है, वह है 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन कालीन राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख है, सामाजिक स्थितियों के बारे में है। उस समय की तत्कालीन स्थितियों का उल्लेख है, जिसमें किस प्रकार राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध किया करता था और उनके राज्य में किस प्रकार अशांति, किस प्रकार स्थितियां दिखलाई पड़ती थी, उन सभी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अब यह ऐतिहासिक कथा जिसमें बाण भट्ट अपनी बात कहते हैं, यह तो विदित है कि बाण भट्ट कलाकार हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, अध्ययन मननशील प्राणी हैं, जो महाकाव्य की रचना करते हैं, जो श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना जिन्होंने की है। इस ऐतिहासिक कालक्रम में जो अन्य पात्र हैं, जिसमें निपुणिका, भट्टिनी, जिसमें महायोगिनी, जिसमें जैन आचार्य, जिसमें राजनीतिक स्थानवीश्वर के आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे, उनकी अपनी कथा। इसमें भरभू शर्मा की कथा, जो बाण भट्ट के गुरु कहे जाते हैं, उनके बारे में, राजवंश के कई ऐसे राज्यों का उल्लेख इस पूरे उपन्यास में आता है। इस नाते यह इतिहास की उन घटनाओं का उल्लेख करता है और उन सब स्थितियों का आकलन करवाता हुआ बाण भट्ट उपन्यास में अपनी स्थिति को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन की कथा को कहते रहते हैं। यह उपन्यास ऐतिहासिक कालक्रम और राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से भी चलता रहता है और बाण भट्ट, निपुणिका, भट्टिनी और अन्य पात्र, महायोगिनी, काल, अघोर, भैरव, ये सभी पात्र उस समय की धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों का चित्र प्रस्तुत करते चले जाते हैं। इस उपन्यास की राजनीतिक घटनाओं के साथ यह भी देखा जा सकता है कि उस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला था और बौद्ध धर्म
जहाँ एक और विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा था, वहीं उस समय की धार्मिक स्थिति का उल्लेख करते हुए बाणभट्ट बताते हैं कि इस उपन्यास में तंत्र मंत्र साधना ये सब समाज में चल रहे थे और किस प्रकार इन सभी स्थितियों के चलते चलते समाज किस प्रकार का हो गया था, उसका भी आकलन इस उपन्यास में किया गया है। यह बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु प्रारंभ होती है बाणभट्ट के अपने कथन से, जिसमें बाणभट्ट अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बाणभट्ट नाम से मैं जाना गया। मुझे ज़्यादा नहीं पता कि मेरा नाम किस लिए रखा गया, पर यह का बाणभट्ट बताते हैं कि उनका जन्म वात्स्यायन वंश में हुआ और उनके घर की, उनके अपनी पैतृक पृष्ठभूमि, उनके पिता बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक विचारों के और यज्ञ हवन करने वाले और इस प्रकार के वेद अभ्यास करवाने वाले थे, जिनका समाज में और जिनका अपना स्थान था। बाणभट्ट अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, उस परिवार की पृष्ठभूमि की छाया मुझ पर कितनी पड़ी यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में वे बताते हुए कहते हैं कि मैं जन्म से ही बड़ा आवारा, गप्पी, जो गप मारने वाला और लोगों के बीच में कहानियाँ कथाएं कहता हुआ, बड़ी अस्थिर चित्त का और घुमक्कड़। इस पूरे ही उपन्यास में बाणभट्ट की यह यायावर प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है, जहाँ बाणभट्ट अपने घर से निकलते हैं, फिर वे राजवंश की ओर जाते हैं, फिर न्यूनिया से मुलाकात, फिर न्यूनिया और उन दोनों के सहयोग से भट्टिनी को राजगृह से छुड़वा कर लाना, फिर बाणभट्ट उन दोनों को छोड़कर कहीं और, फिर किसी और नगरी में विचरण, फिर कहीं और। तो इस पूरे उपन्यास में बाणभट्ट पूरी यायावर प्रवृत्ति के साथ दिखलाई पड़ते हैं और बाणभट्ट सबसे पहले अपने जीवन के बारे में, अपने नाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मगध की बोली में उन्हें लोग बंड कहते थे। बंड यानी पूंछ कटा बैल। पूंछ कटा बैल, यह कहावत है कि जो पूंछ कटा बैल है वह सिर उठाकर कहीं भी चल देता है, किसी को भी कुछ मार सकता है, कह सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से बाणभट्ट कहते हैं कि यूं तो मेरा नाम दक्ष था, लेकिन लोगों ने मुझे बंड बना दिया, मैं उसी प्रवृत्ति का बना रहा। अपने बारे में बताते हैं कि उनके पिता एक संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके बहुत सारे भाई थे, उनके अपने भी भाई थे। उन्होंने कहा कि उस समय के जो राजा थे वे महाराजाधिराज हर्षवर्धन थे और हर्षवर्धन उनके पिता और उनके परिवार की पांडित्यपूर्ण व्यवहार से बड़े प्रभावित थे और महाराजा हर्षवर्धन पर उनके परिवार का बड़ा प्रभाव था। उन्होंने कहा कि मेरा आवारापन इस पूरे मेरे जीवन में, मैं स्वयं ही अपने आप को बताते हुए बाणभट्ट कहते हैं कि मैं इस नगर से उस नगर, इस नगर से उस नगर मैं भटकता ही फिरा। मैंने बाणभट्ट कभी नट नटी संवाद करते हैं, कभी पुतलियों का नाच दिखाते हैं, कभी गायन और नृत्य करते हैं, कभी नाटक मंडलियों की रचना करते हैं, कभी पुराण वाचक बनते हैं। कोई ऐसा काम जो बाणभट्ट ने न किया हो, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा। घूमते घूमते एक बार बाणभट्ट स्थानवीश्वर आ जाते हैं। वहाँ पहुँच करके वे नगर में देखते हैं कि बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और राजा हर्षवर्धन के छोटे भाई
के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है और पूरा राजमहल इस प्रकार से सजा हुआ है कि उस उत्सव में भाग लेने के लिए, उस उत्सव में राजा के बेटे का नामकरण करने के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। तो बाणभट्ट ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पहुँच कर के राजा के दरबार में जा कर के और अपनी स्थिति और अपने बारे में और अपने ज्ञान के बारे में थोड़ा सा यदि लोगों को बताऊं और इसके बदले में यदि थोड़ा जीवन में स्थायित्व आ जाए, तो ऐसा भी बाणभट्ट ने सोचा। और इस प्रकार जो बाण हैं वे नगर के चौराहे पर खड़े खड़े दृश्य देख रहे थे और देखते देखते अचानक ही एक स्त्री की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और फिर जब उन्होंने उस आवाज़ को सुना तो वह आवाज़ न्यूनिया की थी, निपुणिका की थी, जो उस राजमहल के बाहर बैठ कर के तांबुल बेच रही थी, पान बेचने का काम कर रही थी। बाणभट्ट को वह आवाज़ बड़ी परिचित सी लगी। देखा तो वह न्यूनिया थी और वे न्यूनिया से पूछते हैं, न्यूनिया जिसका नाम पूरे उपन्यास में निपुणिका, जो बाणभट्ट के बचपन की सहेली थी, जिसकी बाणभट्ट ने बहुत सहायता की थी, और निपुणिका और बाणभट्ट दोनों मिल करके नाटक मंडली में नाटक एक साथ खेलते हैं। दोनों कलाकार हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और बाणभट्ट निपुणिका से सारी बातें पूछने लगते हैं। तो इस उपन्यास की प्रारंभिक कथा वस्तु में बाणभट्ट अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की अस्थिरता के बारे में, अपने बारे में बताते चलते हैं और यह बाणभट्ट की आत्मकथा प्रारंभ होती है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।